आकाश में दिखाई देने वाली रानी मेडुसा को देखते हुए गुहे और यानशी, जो गर्जने जैसी आवाज में बात कर रहे थे, ने अनजाने में चुपचाप काले वस्त्र पहने व्यक्ति के करीब एक कदम बढ़ाया। इस जगह पर वो एकमात्र ऐसी थी जो रानी मेडुसा से मुकाबला कर सकती थी, जिसकी भयंकर प्रतिष्ठा पूरे जिया मां साम्राज्य में भयभीत थी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आकाश में रानी मेडुसा ने अपना सिर नीचे किया और गुहे को देखा। जब उसने अपने लाल होंठ उठाए तो एक नाजुक और संकीर्ण कोण बन गया। उस पल में उसकी उत्तम उपस्थिति एक आकर्षक आभा से पूरित थी। उसकी भौहें और उसकी मुस्कान ने गुहे के आसपास के डूलिंग को तुरंत अनुपस्थित कर दिया। रानी मेडुसा की मुस्कुराती निगाहों के नीचे गुहे ने एक कोमल सांस ली और अपने दिल में भावना को दबा दिया। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। रानी मेडुसा, महामहिम, मुझे आपसे मिलकर सम्मानित महसूस हो रहा है। मैं जिया मां साम्राज्य का गुहे हूं। गोली राजा गुहे, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। एक टियर 6 कीमियागर वास्तव में असाधारण है। तुम वास्तव में एक डू हुआंग की मदद का अनुरोध करने में कामयाब रहे। रानी मेडुसा की आंखें एक तरफ रहस्यमय काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर घूम गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम मुझे यहां क्यों ढूंढने आए हो? हालांकि मेरी जाति के क्षेत्र में तुम्हारा जबरदस्ती प्रवेश बेहद असभ्य है, लेकिन हमारी सापलोक जाति ऐसी जाति नहीं है जो अनुचित हो। गुहे को देखते हुए, जो चुपचाप राहत की सांस लेता हुआ दिखाई दिया, रानी मेडुसा की स्पष्ट आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी। उसने धीरे से कहा, इसके अलावा पिल्किंग गुहे की कीमियागर के रूप में प्रतिष्ठा पूरे जिया मां साम्राज्य में प्रसिद्ध है। जब समय आएगा तो आप इन छोटे नुकसानों को चुकाने के लिए बेतरतीब ढंग से कुछ प्रतिज्ञा कर सकते हैं। क्या मैं सही हूं, ग्रैंडमास्टर गुहे? गुहे के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी शर्मिंदा थी। हालांकि गुहे भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास व्यापक अनुभव था। उसने तुरंत ही एक मूर्ख बनने की उदारता दिखाई, गर्व से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम लोगों का आपकी जाति के क्षेत्र में जबरन घुसना वाकई असभ्यता है। इन नुकसानों की भरपाई मैं ही कर सकता हूं। गे ग्रैंडमास्टर गुहे वाकई खुले विचारों वाले हैं। रानी मेडुसा ने अपने लाल होठों को छुआ और धीरे से हंस पड़ी। उसने अपनी लंबी पलकें झपकाई और एक हल्की हंसी के साथ कहा, ग्रैंडमास्टर, आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि आपने इतने सारे दोस्तों को आमंत्रित किया और हमारे सापलोगों की जाति के क्षेत्र में आने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? यह सुनकर कि बातचीत धीरे धीरे मुख्य विषय की ओर बढ़ रही थी, गुहे के चेहरे पर एक गंभीरता उभर आई। वो एक पल के लिए चुप हो गया क्योंकि उसने अपने शब्दों पर विचार किया। उसके सामने रानी मेडुसा के हंसने के तरीके ने उसे हानिरहित दिखाया हो सकता है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट था कि इस मोहक सुंदर महिला ने 3 डूलिंग को मांस के पाई में बदल दिया था, जो उस समय आसमान को भर देते थे जब सापलोग और जिया मां साम्राज्य युद्ध में थे। उसके शातिर तरीके उन लोगों को डराने के लिए काफी थे जो अक्सर अपने ब्लेड से खून चाटते थे। इसके अलावा गुहे को यह भी पता था कि रानी मेडुसा की ताकत डू हुआंग स्तर के लोगों में सबसे ऊपर थी। अगर जिया मां साम्राज्य में 3 डू हुआंग नहीं होते तो युद्ध शायद अलग तरह से होता। भले ही उसके पास रहस्यमयी काले वस्त्रधारी व्यक्ति था जिसे उसने अपने साथ आमंत्रित किया था, गुहे स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसने उसे रानी मेडुसा से लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। वो अकेली थी जो रानी मेडुसा को रोक सकती थी अगर बाद में कोई हत्या करने का इरादा था, और रानी मेडुसा द्वारा उसके आसपास के लोगों को मारे जाने से बचाने में सक्षम थी। गुहे ने धीरे से अपनी सांस छोड़ी और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने हवा में रानी मेडुसा को देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरे यहां आने का उद्देश्य स्वर्गीय ज्वाला है जिसे महामहिम ने प्राप्त किया है। गुहे की गहरी आवाज धीरे धीरे आसमान में गूंजने लगी, जिससे मूल रूप से शांत वातावरण अचानक बहुत शांत हो गया। ये लड़का भी
ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की वजह से यहां आया है। नीचे पत्थरों के ढेर के भीतर जियाओ यान ने धीरे से आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, स्वर्गीय ज्वाला। महारानी ने स्वर्गीय ज्वाला जैसी कोई चीज कब प्राप्त की है? गुहे के शब्दों को सुनकर शहर की दीवार पर मोबासी और यू मी के चेहरे स्तब्ध रह गए। स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं पता था कि रानी मेडुसा ने आधे साल पहले रॉक डेजर्ट सिटी के बाहर से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम प्राप्त किया था। रानी मेडुसा ने स्वर्गीय ज्वाला किस उद्देश्य से प्राप्त की? यू मी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। एक पल बाद उसे कुछ याद आया। उसके हाव भाव अचानक बदल गए, क्योंकि वो अचानक मुड़ी और मोबासी के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उसने एक नरम चौंके हुए स्वर में कहा, मुझे मत बताओ कि यह होना चाहिए, अन्यथा रानी मेडुसा स्वर्गीय ज्वाला की खोज में इतनी मेहनत नहीं करती। उस काम को करने की योजना बनाने के अलावा कोई और इरादा नहीं होना चाहिए। मोबासी ने धीरे से सांस लेते हुए कहा, लेकिन भगवान, उस चीज के असफल होने की संभावना बहुत अधिक है। एक बार महारानी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारी सापलोगों की जाति। यू मी के हाथ उसके सामने बेतरतीब ढंग से लहराए और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उफ, महारानी कई सालों से डू हुआंग स्तर पर हैं। शायद उन्हें थोड़ी अधीरता महसूस हो रही है। हालांकि आमतौर पर उन्हें इन चीजों की ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वे और मजबूत बनना चाहती है। एक बार जब वे डू जोंग बन जाएंगी तो हमारी सापलोगों की जाति की ताकत भी तेजी से बढ़ेगी। भविष्य में हमें इस कभी न खत्म होने वाले रेगिस्तान में फंसने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कि हमने इतने सालों में इसके साथ तालमेल बिठा लिया हो, लेकिन ये हम सापलोगों के लिए जगह नहीं है। आखिरकार हमारा खून ठंडा है। मोबासी ने धीरे से आह भरी। यू मे ने भी धीरे से आह भरी। उसने अपना सिर उठाया और अपनी कड़वी मुस्कान भरी आंखों को हवा में रानी मेडुसा की ओर घुमाया, जिसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे उदासीनता में बदल रही थी। स्वर्गीय ज्वाला, आपको मेरे द्वारा स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने की खबर कैसे मिली? रानी मेडुसा की नाजुक उंगली ने उसके माथे के सामने गिरे हुए काले बालों को सहलाया। उसकी हल्की बैंगनी रंग की सुंदर आंखों में थोड़ी सी ठंडक थी। आधे साल पहले मैं भी रेगिस्तान में एक औषधीय तत्व की तलाश में थी और संयोग से मुझे स्वर्गीय ज्वाला की उपस्थिति का आभास हुआ। मैंने उसका पीछा किया। हालांकि मुझे महामहिम की आकृति नहीं मिली, लेकिन मैंने खून से सने 7 रंगों के सांप के कुछ टुकड़े उठाए। 7 रंगों के सांप के तराजू अजीबोगरीब तराजू होते हैं, जो महामहिम के शरीर पर तभी दिखाई देते हैं जब आप लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। उन सांप के तराजू पर मुझे स्वर्गीय ज्वाला की गंध भी महसूस हुई। मुझे लगता है कि जब आपने इसे दूर किया तो महामहिम को स्वर्गीय ज्वाला से चोट लगी होगी। गुहे ने धीरे से कहा। रानी मेडुसा ने धीरे से अपने नम लाल होठों को चाटा। उसकी अजीबोगरीब पुतलियां, जिनमें हल्की ठंडक थी, गुहे पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। रानी मेडुसा की आंखों में बुरे इरादे को भांपते हुए गुहे सावधानी से काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पीछे चला गया। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, महाराज, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि महामहिम को इस बात का पूरा अंदाजा होना चाहिए कि एक कीमियागर के लिए स्वर्गीय ज्वाला कितनी महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए मैंने जिया मा साम्राज्य में कई अलग अलग अजीब जगहों का दौरा किया है। सापलोगों का खून ठंडा है। स्वर्गीय ज्वाला आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचाती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि महामहिम मुझे आपके हाथों में स्वर्गीय ज्वाला के बदले में अन्य चीजों का उपयोग करने की अनुमति देंगे। विनिमय? ये सुनकर रानी मेडुसा ने उपहास में अपनी आंखों के कोने उठाए। वो मंदमंद हंसी। चूंकि आप एक कीमियागर हैं, इसलिए आपको मेरी तुलना में स्वर्गीय ज्वाला की ताकत के बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए। तुम मुझे बताओ, तुम्हें इसके मूल्य से मेल खाने के लिए किस तरह की चीजें निकालने की जरूरत है?
गुहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कुछ देर तक सोचा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ दर्दनाक भाव दिखाई दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और गहरी आवाज में कहा, मैं स्वर्गीय ज्वाला के बदले में 2 टियर 6 फाइटिंग स्पिरिट पिल्स और एक टियर 7 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का उपयोग करने को तैयार हूं। महामहिम क्या सोचते हैं? जब गुहे के शब्द उसके मुंह से निकले तो आसपास के यानशी और अन्य लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और गुहे को स्तब्ध चेहरों से देखा। यहां तक कि उसके बगल में काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने भी अपना सिर झुकाया और उसके नीचे से एक अचंभित नजर निकली। यह स्पष्ट था कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय ज्वाला के कारण गुहे इतना उदार होगा। एक टियर 6 डू लिंग पिल एक औषधीय गोली थी जो किसी भी डू वांग को इसके लिए लालच करने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह की औषधीय गोली का असर सरल था, लेकिन दूसरों को ईर्ष्यालु बना देता था। इसका असर यह था कि इसे खाने वाले डू वांग स्तर के व्यक्ति की ताकत 1 स्टार बढ़ जाती थी। दूसरे शब्दों में, अगर कोई 2 सितारा डू वांग फाइटिंग स्पिरिट पिल खा लेता तो वो कुछ ही दिनों में 3 सितारा डू वांग तक छलांग लगा सकता था। ये जान लेना चाहिए कि जब कोई डू वांग स्तर पर पहुंचता है तो प्रत्येक स्टार के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। कई डू वांग कुछ सालों तक कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी उसी स्टार पर स्थिर रहते हैं। इससे यह देखा जा सकता है कि फाइटिंग स्पिरिट पिल कितनी कीमती थी। फाइटिंग स्पिरिट पिल का असर कुछ ऐसा हो सकता है जिसे लोग चाहते हैं, लेकिन जो लोग इसे एक बार ले लेते हैं उन्हें इसके प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाती है। जब तक कोई व्यक्ति एक गोली खा लेता है तब तक दूसरी फाइटिंग स्पिरिट पिल का असर मूल रूप से खत्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में, एक डू वांग अपने जीवन काल में केवल एक फाइटिंग स्पिरिट पिल का ही इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसा था, फिर भी फाइटिंग स्पिरिट पिल ताकतवर लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली दवाइयों में से एक थी। बहुत से लोग फाइटिंग स्पिरिट पिल पाने के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार थे। टियर 6 फाइटिंग स्पिरिट पिल की तुलना में टियर 7 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल ऐसी चीज थी जिसने लोगों को चौंका दिया। ये औषधीय गोली अनगिनत डू हुआंग स्तर के जादुई जानवरों को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक उनके पास ये औषधीय गोली थी वे अपने जानवर के शरीर से पूरी तरह से अलग हो सकते थे और तब से जादुई जानवर का जीवन काल और मानव की प्रशिक्षण प्रतिभा प्राप्त कर सकते थे। जिस जानवर में इन 2 विशेष क्षमताओं का सुपरपोजिशन था वो डू झोंग या यहां तक कि डू शेंग स्तर का प्राणी बनने की क्षमता रखता था। गुहे ने जो 2 चीजें निकाली वे उस स्तर पर पहुंच गई जहां कुछ लोग पागल हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि पास में मौजूद यानशी और अन्य लोगों को अविश्वास की भावना महसूस हुई। अरे, ये आदमी क्या ये बहुत उदार नहीं है? चट्टानों के ढेर से जियो यान आकाश में गुहे को देखते हुए दंग रह गया। काफी देर बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया और अपने दिल में बुदबुदाया। वो वास्तव में जियामा साम्राज्य के कीमियागरों में नंबर 1 व्यक्ति होने के लायक है। उसके पास एक दुर्लभ और मूल्यवान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में हेवनली फ्लेम प्राप्त करने का इरादा रखता है। वो वास्तव में बहुत उदार है। हालांकि अपने वर्तमान कीमिया स्तर के साथ उसके पास फाइटिंग स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की बहुत कम संभावना है। जहां तक उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स की बात है तो उसके लिए इसे परिष्कृत करना असंभव होगा। याओ लाओ ने कुछ तिरस्कार के साथ कहने से पहले भावनात्मक रूप से आह भरी। उस समय उसने व्यक्तिगत रूप से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत किया था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करना कितना कठिन और परेशानी भरा था। उस समय अगर उसे हेवनली फ्लेम की मदद नहीं मिलती तो उसे इसे परिष्कृत करने में सफल होना बेहद मुश्किल लगता। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसने यू मेई और मो बासी को देखने के लिए इसे उठाया। जाहिर है ये दोनों लोग भी गुहे द्वारा घोषित की गई कीमत से हैरान थे। उनके स्तब्ध भाव काफी मजेदार थे।
जियाओ यान की नजर धीरे धीरे आसमान में रानी मेडुसा पर चली गई। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए उसने फुसफुसाया, क्या वो सहमत होगी? जिन लोगों के मन में जियाओ यान जैसा ही विचार था, जिसमें गूहे भी शामिल था, उन्होंने अपनी बेचैन निगाहें चुप रानी मेडुसा पर घुमाई, उसके बोलने का इंतजार करते हुए। आसमान में रानी मेडुसा बहुत देर तक चुप रही, जबकि अनगिनत निगाहें उसे घूर रही थी। उसने आखिरकार धीरे से आह भरी, अपने सेक्सी लाल होठों को बंद किया और गूहे को सुंदर आंखों से देखा, जिसमें कुछ पछतावा था। एक असहाय आवाज का उपयोग करते हुए उसने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि आपकी शर्तें बेहद आकर्षक हैं, लेकिन मुझे खेद है, मैं आपके साथ आदान प्रदान नहीं करूंगी। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर, जिसमें अस्वीकृति का भाव था, बहुत से लोग दंग रह गए। यद्यपि स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन सर्पलोगों की जाति के लिए इसका कोई विशेष आकर्षण नहीं होना चाहिए था। आखिरकार इस तरह की जंगली और अत्यंत विनाशकारी स्वर्गीय ज्वाला उनके बर्फीले खून के लिए आग में पानी की तरह थी। इस प्रकार जब उन्होंने रानी मेडुसा को प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए कुछ हद तक खेदजनक स्वर का उपयोग करते हुए सुना, तो गूहे, साथ ही यानशी, फेंगली और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों के चेहरे पूरी तरह से स्तब्ध थे। क्या इस महिला का दिमाग खराब हो गया है? एक स्वर्गीय ज्वाला रखने का क्या मतलब है जिससे उसे कोई खास फायदा नहीं है? क्या इसे किसी ऐसी चीज से बदलना बेहतर नहीं होगा जो उसके लिए उपयोगी हो और जीत जीत की स्थिति पैदा करे? याओशी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और धीरे से उलझन में बुदबुदाया। उसके बगल में फेंगलिन ने भी अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा अज्ञानता से भरा हुआ था। उनके सदमे की तुलना में शहर की दीवार पर यूमेई और मोबासी बहुत शांत थे। रानी मेडुसा के अस्वीकार से वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि वो वास्तव में क्या करने की योजना बना रही थी। उफ, जैसी कि उम्मीद थी, महारानी वास्तव में ऐसा करना चाहती है, अन्यथा उनके लिए इस तरह के व्यापार को अस्वीकार करना असंभव होता। यूमेई ने धीरे से आह भरी और फुसफुसाया। मोबासी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके स्त्रीवत चील जैसे चेहरे पर चिंता और कड़वाहट थी। तस्कत्स्का, रानी मेडुसा अपने नाम के अनुरूप है। वो इतनी अच्छी शर्तों को इतनी निर्णायकता से अस्वीकार कर सकती है। अपने शरीर को विशाल चट्टान के नीचे छिपाए हुए जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, मोहक सुंदरता को देखा और अनजाने में अपने होंठ चूस लिए। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है। तर्क के अनुसार स्वर्गीय ज्वाला का सापलोगों के लिए बहुत आकर्षण नहीं है। उसने उस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? मुझे मत बताओ कि उसे डर है कि गूहे को स्वर्गीय ज्वाला मिलने के बाद उसकी बढ़ी हुई ताकत से सापलोगों की जाति खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, ये तर्क बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। गूहे जैसा मजबूत व्यक्ति शायद ही कभी दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में शामिल होगा, अन्यथा वे रानी मेडुसा के प्रकट होते ही लड़ाई शुरू कर देते। याओ लाओ की आवाज संदेह से भरी हुई थी। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अनजाने में एक धीमी आवाज में चीख मारी, मुझे मत बताओ। क्या गुरु? जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने दिल में धीरे से पूछा, मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। याओ लाओ ने जल्दी से जवाब दिया, जिसके बाद वो चुप हो गया और जियाओ यान के दिल में चिल्लाने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार और चिल्लाने के बाद जियाओ यान अवाक रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से बुदबुदाया, इतना रहस्यमयी ढंग से काम करना। रानी मेडुसा की अस्वीकृति ने गूहे को एक पल के लिए चुप कर दिया। सौभाग्य से उसकी सहनशीलता ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण व्यक्ति कर सके। एक पल में उसने जल्दी से अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव को वापस ले लिया। उसने भौहें सिकोड़ी और दूर से रानी मेडुसा को देखा। धीरे से आह भरते हुए उसने कहा, महाराज,
आपकी अस्वीकृति वास्तव में मेरी उम्मीद से परे है। मुझे गुप्त रहना पसंद नहीं है, इसलिए अभी की शर्तें सबसे कीमती चीजें थी जो मैं पेश कर सकता था। शुरू में मैंने सोचा था कि वे महामहिम को प्रभावित कर सकती है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया है। ग्रैंडमास्टर गुहे, आपकी शर्तों ने मुझे बहुत दिलचस्पी दी है, लेकिन कुछ कारणों से स्वर्गीय ज्वाला अब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रानी मेडुसा के सुंदर चेहरे पर पछतावा छिपाना काफी मुश्किल था। जाहिर है, वो उन वस्तुओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं थी जिनका उल्लेख गुहे ने किया था। गुहे ने आह भरी। उसके चेहरे पर भाव कुछ हद तक उदासीन थे। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यदि रानी मेडुसा स्वर्गीय ज्वाला को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी, तो उनमें से कुछ की ताकत उसे मजबूर नहीं कर पाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप स्वर्गीय ज्वाला क्यों रखना चाहते हैं? गुहे ने जोर से हंसते हुए कहा। मुझे खेद है। नहीं। रानी मेडुसा ने अपना सिर हिलाया और आलस्य से अपना हाथ हिलाया। उसने एक मधुर स्वर में कहा, इसे भूल जाओ। ग्रैंडमास्टर गुहे, जहां से आए हो वहां वापस जाओ। जहां तक उस रहस्यमय मुआवजे की बात है, उसे भूल जाओ। जब तक तुम यहां से जल्दी चले जाओ, तब तक कोई समस्या नहीं है। सापलोगों की जाति के 8 बड़े कबीलों के नेता पहले से ही यहां भाग रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो तुम मनुष्यों से अत्यधिक घृणा करते हैं, इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। अन्यथा उनके आने पर कुछ अनावश्यक परेशानी हो सकती है। रानी मेडुसा की बातें सुनकर गुहे ने कड़वी मुस्कान दी और आह भरी। उसने असहाय चेहरे के साथ अपने कुछ साथियों का सामना करने के लिए अपना सिर झुकाया। बूढ़े, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? यानशी ने दूर से रानी मेडुसा की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम नहीं गए तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप रानी मेडुसा की ताकत को नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि हमारे लिए इसे जबरदस्ती लेना संभव है? गुहे ने आह भरी और कहा, सच कहूं तो वो स्वाभाविक रूप से खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। हालांकि प्रतिद्वंदी की ताकत बहुत अधिक थी। इसके अलावा ये दुश्मन का क्षेत्र था। यदि वे बल का उपयोग करते तो अंत बहुत सुखद नहीं हो सकता था। गुहे की बातें सुनकर यानशी और फेंगली थोड़े सुस्त हो गए। अपनी ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से रानी मेडुसा को चुनौती नहीं दे सकते थे। उनकी नजर तुरंत बगल में खड़े काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर गई और धीरे से पूछा, संप्रदाय नेता युन की क्या राय है? यानशी और फेंगली की हरकत देखकर गुहे ने भी अपनी नजर काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर घुमाई, उसके बोलने का इंतजार करते हुए। काले वस्त्र वाला व्यक्ति चुप था। उसने यानशी के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। चूंकि वो नहीं बोली, इसलिए सभी चुपचाप इंतजार कर सकते थे। रानी मेडुसा और सामने बैठे अन्य लोगों ने भी अपनी नजर काले वस्त्र वाले व्यक्ति पर घुमाई। काले वस्त्र वाला व्यक्ति सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। काफी देर बाद वो थोड़ा आगे बढ़ी। उसकी मानव आकृति धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी और काला वस्त्र थोड़ा ऊपर उठा, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद पतली और सुंदर ठोड़ी दिखाई देने लगी। उसकी धीमी ठंडी आवाज में तेजी से आवाज निकल रही थी। मैंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक से सापलोगों की रानी के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी थी। इसमें कहा गया था कि एक बार रानी मेडुसा एक डू हुआंग के शिखर पर पहुंच जाती है। अगर उसके पास पर्याप्त अच्छी किस्मत है तो वो एक अजीब विकास से गुजर सकती है। विकास से गुजरने वाली रानी मेडुसा न केवल एक मानव शरीर में तब्दील हो पाएगी, बल्कि उसकी ताकत भी एक डू जोंग में बढ़ जाएगी। हालांकि इस तरह के विकास के सफल होने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा इस विकास के लिए सबसे जरूरी चीज एक स्वर्गीय ज्वाला है। मुझे लगता है कि रानी मेडुसा स्वर्गीय ज्वाला को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह इस विकास से गुजरने की योजना बना रही थी, जिसके लिए स्वर्गीय ज्वाला की मदद की जरूरत है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीरे से बोला, यह वास्तव में ऐसा है। आकाश में सुनाई देने वाली आवाज सुनकर
याओ लाओ अचानक प्रकट हुए। उन्होंने चौंकते हुए कहा, कितना अप्रत्याशित। रानी मेडुसा ऐसा करने की योजना बना रही है। ओ, अरे लड़के, क्या तुम सुन रहे हो? ओह। याओ लाओ के शब्दों से पीछे हटने के बाद जियाओ यान ने अपना होश संभाला। उसने अनिश्चित नरम आवाज में कहा, ये आवाज, ये उस रात से अलग क्यों है? इसके अलावा इसमें थोड़ा परिचित लेकिन विदेशी एहसास है। गुरु, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या मेरे पास महिलाओं की आवाजों की परवाह करने के अलावा कोई और बेहतर काम नहीं है? याओ लाओ ने असहाय होकर कहा। उसने औषधीय गोलियों पर जितना ध्यान दिया, वो महिलाओं की तुलना में कहीं ज्यादा था। आवाज चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसके लिए किसी भी तरह का मोह महसूस करना मुश्किल था। खांसी। जियाओ यान ने एक अजीब सी खांसी निकाली और आवाज की उत्पत्ति के सवाल को अपने दिमाग से अलग रख सका। उसने धीरे से कहा, तो रानी मेडुसा वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला की मदद से डू जोंग में विकसित हो सकती है। वास्तव में वह कर सकती है। हालांकि यह विकास बेहद खतरनाक है। अगर यह ठीक से नहीं किया गया तो वो स्वर्गीय ज्वाला द्वारा पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो इसे झेलने में सक्षम थी तो वो एक अत्यंत अजीब विकास से गुजरेगी। मैं वास्तव में इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि किस तरह का परिवर्तन होगा। इस तरह की बात आमतौर पर केवल शामिल व्यक्ति को ही पता होती है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ने कड़वी हंसी हंस दी। स्थिति अधिक से अधिक जटिल क्यों होती जा रही थी? वो केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। शांत आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए उसने धीरे से कहा, यह बेहतर है कि वे जल्दी से लड़ना शुरू कर दें। इस तरह मुझे अंदर जाकर स्वर्गीय ज्वाला चुराने का मौका मिलेगा। रानी मेडुसा की क्यूई थोड़ी अजीब लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें एक भ्रमपूर्ण भावना है। खाली जगह में अपनी आध्यात्मिक धारणा को फैलाते हुए याओ लाओ ने अचानक अजीब तरह से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अपनी आंखें झपकाई, हैरान महसूस किया। काफी देर बाद उसने स्तब्ध स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है कि यह रानी मेडुसा नकली है? हम बहुत दूर हैं और मुझे केवल थोड़ा सा ही आभास हुआ, क्योंकि मुझे पता चलने का डर था। लगता है कुछ गड़बड़ है। याओ लाओ ने असहाय होकर कहा, चीजें वास्तव में अधिक से अधिक जटिल होती जा रही है। जियो यान ने एक बार फिर से बड़बड़ाया और धीरे धीरे शांत हो गया। उसने एक बार फिर अपनी निगाह आसमान की ओर घुमाई। काले वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर रानी मेडुसा के हावभाव में स्पष्ट परिवर्तन हुआ। उसकी आकर्षक आंखें काले वस्त्र पहने व्यक्ति को ध्यान से घूर रही थी और उसके ऊपर एक ठंडी आभा मंडरा रही थी। उसने नरम स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी चीजों के बारे में जानते हो। यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। न केवल मुझे पता है कि तुम्हें अपने विकास को पूरा करने के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता है, बल्कि मुझे यह भी पता है कि वर्तमान तुम केवल एक ऊर्जा शरीर हो जो रानी मेडुसा के विचारों को धारण करता है। मुझे लगता है कि असली रानी मेडुसा किसी जगह पर विकसित होने की तैयारी कर रही होगी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये शब्द कहे, दोनों तरफ से सभी चौंक गए। यू मेई और मो बासी के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की आंखों में चिंता की भावना देखी। संप्रदाय नेता युन, तुम्हारा मतलब है कि वर्तमान रानी मेडुसा महज एक ऊर्जा शरीर है? यानशी ने दूर रानी मेडुसा की ओर इशारा किया और स्तब्ध स्वर में कहा। अपनी इंद्रियों से उसे कुछ भी अनुचित नहीं लगा। हां, काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने पैर उठाए और चुपचाप नीचे की ओर कदम बढ़ाया। उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। जिस क्षण काले वस्त्र वाला व्यक्ति गायब हुआ, दूर रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा बदल गया। वो हिलने ही वाली थी कि एक पल में उसके पीछे एक काली आकृति दिखाई दी। एक जेड सफेद हाथ बाहर की ओर बढ़ा और रानी मेडुसा की पीठ पर धीमे
लेकिन तेज तरीके से उतरा। ऐसी धृष्टता उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति को देखकर जिसने एक झटके में हमला किया। यू मेई और मोबासी के चेहरे अचानक बदल गए। उनकी पीठ पर ऊर्जा पंखों के जोड़े फड़फड़ाए और तेजी से काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर झपटे। है, तुम दोनों को बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दो आकृतियां चमक उठीं। यात्रा के बीच में यान शी और फेंग ली ने उन दोनों को रोक दिया। आसमान में मूल रूप से शांतिपूर्ण माहौल तुरंत एक आक्रामक माहौल में बदल गया। आसपास के लोगों की हरकतों को अनदेखा करते हुए काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और रानी मेडुसा को देखा, जिसका शरीर अकड़ गया था। एक नरम आवाज में उसने कहा, क्या मैं सही हूं, महाराज? आप वास्तव में इतनी जल्दी मेरे ऊर्जा अवतार को खोजने में सक्षम होने के कारण एक डू हुआंग होने के लायक है। रानी मेडुसा की संकीर्ण और लंबी पुतलियां सिकुड़ गई और वो धीरे से हंसी। उसके आराम के तरीके से पकड़े जाने पर कोई घबराहट नहीं दिखी। मुझे लगता है कि महाराज के असली शरीर को अब छेड़ा नहीं जा सकता, है ना? अन्यथा आप हमें इतनी गुस्ताखी करने की अनुमति नहीं देते। काफी अच्छा मौका है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मुस्कुराया। उसकी हथेली अचानक हिल गई और उसके शरीर से एक भयंकर शक्ति निकली, जिसने रानी मेडुसा की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। एक दबी हुई आवाज के बाद हवा में मंत्रमुग्ध और गतिशील रानी मेडुसा तुरंत हल्के बैंगनी रंग के धुएं में बदल गई, जो धीरे धीरे ऊपर उठी और गायब हो गई। आखिरकार उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। आसमान में उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर, जिसने हमला करने में संकोच नहीं किया, जियाओ यान ने एक हल्की सी खुशी जताई। उसका चेहरा एक शानदार मुस्कान से भर गया। जिस क्षण काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने रानी मेडुसा के ऊर्जा शरीर को नष्ट किया, उसी समय यू मेई और मोबासी के चेहरों पर क्रोध की लहर दौड़ गई। बाद वाले ने अचानक अपना सिर घुमाया और नीचे शहर की दीवार पर अनगिनत पहरेदारों की ओर दहाड़ते हुए कहा, इन मनुष्यों को मार डालो। मोबासी का आदेश सुनकर शहर की दीवार से गुस्से से भरी एक गगनभेदी स्वीकृति की आवाज आई। अनगिनत सापलोगों ने अपने हाथों में जहरीले भालों को कसकर पकड़ लिया। जल्दी से 2 कदम पीछे हटे और अचानक आगे बढ़ गए। जहरीले भाले उनके हाथों से छूट गए और तुरंत जहरीले भालों की एक काली दबाव वाली बारिश पास के काले वस्त्र पहने व्यक्ति और गुहे के समूह की ओर चली गई। तीखी सीटी की आवाज ने लोगों के कानों को बजने पर मजबूर कर दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना शरीर नहीं हिलाया, क्योंकि वो उदासीन तरीके से आसमान में जहरीले भालों की विशाल बारिश को देख रही थी। उसने अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया। तुरंत एक विशाल हरे रंग का बवंडर अचानक उसके सामने आ गया। हरा बवंडर तेज गति से घूम रहा था और जमीन पर पीली रेत हवा में उछल रही थी। आकार में बढ़ रहे बवंडर को देखते हुए काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने बेतरतीब ढंग से अपना हाथ घुमाया, जैसे कोई मच्छर को भगाता है। तुरंत हरे रंग का बवंडर अचानक निकल आया। चारों तरफ से आ रही जहरीली भाले की बारिश बवंडर की तेज चूषण शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो गई। बवंडर से गुजरने वाले कभी कभार जहरीले भाले बवंडर के पीछे गुहे के समूह के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पा रहे थे। काले वस्त्र के नीचे की आंखों की जोड़ी जहरीली भाले की बारिश की निरंतर लहरों को घूर रही थी, जो बवंडर को उन्हें रोकने की अनुमति दे रही थी। अपना शरीर घुमाते हुए उसने गुहे के समूह का सामना किया और धीरे से कहा, आगे बढ़ो। रानी मेडुसा शायद एक महत्वपूर्ण क्षण में है। इस समय वो बेहद कमजोर है। यदि आप स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपका एकमात्र मौका है। ये सुनकर गुहे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। कुछ देर सोचने के बाद उसने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। वो अनिर्णायक व्यक्ति नहीं था। जब निर्णय लेने का समय आता था तो वो नैतिकता और न्याय के किसी बेवकूफी भरे सवाल के कारण कोई अवसर नहीं जाने देता था। बूढ़े शी, फेंग ली, हमला करो।
तुम दोनों मोबासी और यू मेई को रोकने में मदद करो। मैं स्वर्गीय ज्वाला की खोज करने के लिए शहर में प्रवेश करूंगा। गूहे का हाथ अचानक लहराया और उसने गंभीर स्वर में कहा, ही, चूंकि तुमने इसे इस तरह से रखा है तो चलो कुछ बड़ा करते हैं। वैसे भी तुम अमीर व्यक्ति हो। जितनी गंभीर चोट होगी उतना ही बड़ा इनाम होगा। यानशी ने अपना मुंह खोला और जोर से हंसा। यह सुनकर गूहे हंसने या रोने में असमर्थ महसूस कर रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और डू क्यूई पंखों की एक विशाल जोड़ी दिखाई दी। उसके पैर हवा में थे और उसका शरीर तेजी से शहर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। उसे रोको, गूहे की हरकत देखकर यू मेई और मो बासी शहर की दीवार के ऊपर से तेजी से भागे। उनके चेहरे पर एक अंधेरा और ठंडा भाव था, क्योंकि उन्होंने उसे रोक रखा था। हाँ, तुम्हारे विरोधी हम हैं। एक भयंकर विस्फोटक बल ने यू मेई और मो बासी की ओर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। यू मेई और मो बासी ने बल के हमले को तेजी से टाला। यानशी और फेंग ली फिर तेजी से यू मेई और बो बासी के सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया। मेडुसा गार्ड्स, उसे रोको। यह देखकर कि गुहे सीधे शहर में घुस रहा था, यू मेई का चेहरा ठंडा हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी आवाज में ठंडक के साथ उसने शहर की दीवार पर गार्ड को आदेश दिया। हां, आदेशपूर्ण बर्फीली आवाजों ने चीख के साथ जवाब दिया। तुरंत 10 से अधिक चमकती हुई आकृतियां शहर की दीवार की ऊंचाई का उपयोग करके तेजी से अपनी जगह पर गिर गई और गुहे को बिजली की तरह अवरुद्ध कर दिया। उसे मार डालो। 10 से अधिक सांपलोग जो अजीब तरीके से कपड़े पहने हुए थे, जहरीले सांप की तरह काली और बर्फीली निगाहों से गुहे को ध्यान से देख रहे थे। उनकी ठंडी चीख के बाद 10 से अधिक लोगों ने एक साथ अपने शरीर को तेजी से हिलाया। उन्होंने जो भयंकर शक्ति उत्सर्जित की वो हवा में उड़ गई और विलीन होने लगी। बलों के अजीब विलय के बाद उसमें मौजूद ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। गुहे ने 10 से अधिक सांपलोगों के हमले को उदासीनता से देखा। बस एक खुरदरी नजर से वो उनकी ताकत को स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम था। 2 डूलिंग और 10 से अधिक दाडूशी। स्तर का अंतर बहुत अधिक था और उनकी अजीब क्षमता के बावजूद इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिससे वे अपनी हमलावर ताकत को मिला सकते थे। एक हथेली को खोलते हुए दूसरी को बंद करते हुए गुहे ने एक नीली लौ को बुलाया, जिसने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया। उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी फड़फड़ाने लगी और उसके हाथों ने बिजली की तरह एक मुहर बना ली। उसने धीरे से चिल्लाया, राक्षसी नीली लौ। जैसे ही उसकी चीख निकली, हल्के नीले रंग की ज्वाला अचानक गुहे के शरीर के सामने प्रकट हुई। जिस समय उसने अपना हाथ हिलाया, वो चारों दिशाओं से 10 से अधिक सांपलोगों की ओर हिंसक रूप से उछली। 10 से अधिक सांपलोगों की संयुक्त शक्ति पीली नीली ज्वाला के नीचे शून्य में बदल गई। गुहे ने पंख फड़फड़ाए और वो 10 से अधिक सांपलोगों की सुरक्षा में भयानक गति से आगे निकल गया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और चुपके से एक छिपी हुई सेना पर गोली चलाई। तुरंत 10 से अधिक सांपलोगों ने खून की उल्टी की और पीछे हट गए। गुहे ने रास्ता रोकने वाले लोगों को हराने के लिए सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। वो शहर में घुसने ही वाला था कि एक भयंकर सेना, जिसने उसके चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति को बदल दिया, अचानक उसके नीचे से हिंसक रूप से गोली चलाई। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और जल्दी से पीछे हट गया। बाल बाल उस सांप के भाले से बच गया जो उस पर चलाया गया था। मेडुसा सांप रक्षक कमांडर हुआ शेएर। एक सुंदर और सुंदर शरीर वाली महिला आसमान में चमकी और ठंडी आवाज में चिल्लाई, डूवांग। हु सांपलोगों की जाति से वास्तव में काफी मजबूत लोग हैं। अपने सामने आई महिला को देखकर गुहे ने उसकी ताकत को महसूस किया और तुरंत अपने दिल में असहाय होकर आह भरी।
उसके सामने खड़ी महिला का गूहे से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक हाथ से एक तेज सांप का भाला पकड़ा हुआ था और अपनी सांप की दुम हवा में लहरा रही थी। जिसके बाद उसने गूहे पर हमला करने के लिए एक अद्वितीय क्रूर शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य उसे मारना था। हालांकि जैसे ही गूहे ने अपना शरीर हिलाने और लड़ने की तैयारी की, काले वस्त्र पहने व्यक्ति अचानक उसके सामने आ गया। उसने धीरे से कहा, उसे मुझे सौंप दो। जाओ और स्वर्गीय ज्वाला को खोजो। हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। एक बार जब रानी मेडुसा सफलतापूर्वक विकसित हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उस समय हमारा एकमात्र विकल्प जितना हो सके उतना भागना होगा। हाँ, गूहे ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने सामने आए काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा। उसकी चेतावनी के बाद वो हुआ शेर की उग्र निगाहों के नीचे बिजली की तरह चमकते हुए शहर में प्रवेश कर गया। जब शहर की दीवार पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, तो किसी ने भी शहर की दीवार के बाहर से चुपचाप घुसते हुए एक आकृति को नहीं देखा। रास्ते में कभी कभी मिलने वाले कुछ सापलोगों से छुटकारा पाने के बाद उसने अपनी चाल खोली और इस विशाल शहर में भाग गया। उसकी पीठ थोड़ी कांप उठी और बैंगनी बादल के पंख फैल गए। जियाओ यान कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ता हुआ अपने दिल में उत्सुकता से पूछ रहा था, गुरु, कैसा है? क्या आपने स्वर्गीय ज्वाला की स्थिति को महसूस किया है? रानी मेडुसा वास्तव में चालाक है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन उसने स्वर्गीय ज्वाला की उपस्थिति को 4 भागों में विभाजित किया। 4 उपस्थितियों के स्थान शहर के 4 कोनों में रखे गए हैं। अगर हम उन्हें एक एक करके खोजते तो हम बहुत समय बर्बाद कर सकते थे। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उफ, एक चालाक महिला। अब हम क्या करें? यह सुनकर जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सवाल करते हुए कड़वी मुस्कान बिखेरी, है, शांत हो जाओ। हालांकि उसका तरीका बहुत ही स्मार्ट है, फिर भी आप इसे कैसे भी कहें, मैं इतने लंबे समय से एक स्वर्गीय ज्वाला के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं अभी भी उनके बीच के छोटे से अंतर को पहचान सकता हूं। याओ लाओ की हंसी भरी आवाज में एक हल्का सा गर्व था। किस तरफ? जियाओ यान के दिल ने राहत की सांस ली और उसने जल्दी से सवाल किया। पूर्व। याओ लाओ ने तुरंत जवाब दिया। हां, वो गुहे गलत दिशा में जा रहा है। याओ लास का जवाब सुनकर जियाओ यान ने तुरंत अपने होंठ खोले और हंसा। वो स्पष्ट रूप से दूसरों के दुर्भाग्य पर गर्व कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी गुहे को उत्तर दिशा की ओर उड़ते हुए देखा था। जियाओ यान के पैर तेजी से छत से नीचे उतरे ताकि कुछ सांप के भाले उसकी ओर तेजी से फेंके जा सके। उसने नीचे के गंदे शहर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, अपने बैंगनी बादल के पंख फड़फड़ाए और शहर के पूर्वी हिस्से की ओर उड़ गया। 10 मिनट से ज्यादा समय तक सावधानी से उड़ने के बाद धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मंदिर उसकी नजर में आया। ये यहां अंदर है, सावधान रहो, स्वर्गीय ज्वाला की उपस्थिति बहुत समृद्ध होती जा रही है। जब मंदिर दिखाई दिया तो याओ लाओ की चेतावनी उसके दिल में गूंज उठी। ठीक है। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे धीरे अपनी उड़ान की गति धीमी कर दी, जिसके बाद वो एक अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मंदिर के बाहर कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। अगर रानी मेडुसा वास्तव में सफलतापूर्वक विकसित हो जाती है तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। तब तक तुम केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हो। याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। ठीक है। जियाओ यान ने जल्दी से सिर हिलाया और चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ गया। अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए याओ लाओ की मदद लेते हुए वो धुएं की तरह एक गलियारे में फिसल गया, फिर अपनी पूरी ताकत से उस दिशा की ओर भागा जिस ओर याओ लाओ ने इशारा किया था। याओ लाओ की अत्यंत मजबूत आध्यात्मिक समझ के कारण जियाओ यान हर बार गश्ती दल से बाल बाल बच जाता था।
लगभग 10 मिनट तक इस तरह की भयावह और खतरनाक दौड़ जारी रहने के बाद जियाओ यान की दृष्टि अचानक खुल गई और साफ हो गई। उसकी आंखों में एक छोटी सी पारदर्शी झील दिखाई दी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था। आसपास की पानी की लहरें द्वीप तक जाने वाले पुल के किसी भी संकेत के बिना चमक रही थी। झील के किनारे खड़े होकर जियाओ यान ने झील के पारदर्शी पानी पर नजर डाली, जहां से कोई भी नीचे की ओर देख सकता था। उसने अपने होंठ चाटे और उसकी पीठ पर पंख फड़फड़ाने लगे। हालांकि जब वो झील की सतह पर लगभग 1 मीटर आगे बढ़ा, तो एक अजीब ऊर्जा ने उसे अचानक झील के पानी की ओर गिरने पर मजबूर कर दिया। जब उसका शरीर झील के पानी को छूने वाला था, तो जियाओ यान का दिल अचानक से धड़कने लगा। उसके अंदर एक बेचैनी की भावना तेजी से उभरी। उसने सहजता से स्टोरेज रिंग से एक जेड रूलर निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। फिर उसके पैरों की नोक ने उस पर हल्के से दबाव डाला। इस तैरती हुई ताकत को उधार लेकर झील की सतह का अनुसरण किया और झील के किनारे वापस भाग गया। जियाओ यान झील के किनारे खतरनाक तरीके से खड़ा था। पीछे मुड़ा और जेड रूलर को देखा, जो तुरंत जंग खाकर शून्य हो गया था। वो अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। सावधान रहो, झील के ऊपर के स्थान में एक ऊर्जा निषेध है। कोई भी उड़ने वाली वस्तु जबरदस्ती झील में धकेल दी जाएगी। झील में स्पष्ट रूप से एक बहुत शक्तिशाली जहर है। अगर तुम इसके साथ थोड़ा भी संपर्क में आओगे, तो एक डू वांग को भी कुछ परेशानी होगी। याओ लाओ की आवाज उसके दिल में गूंज उठी। अरे! जियाओ यान ने धीरे से शाप दिया और अधीरता से अपनी मुट्ठी कस ली। काफी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, अब हम क्या करें? हमारे पास सबसे बेवकूफी भरा तरीका अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिछली बार की तरह जब तुम मैग्मा झील में घुसे थे, मैं तुम्हें ढकने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करूंगा। तुम जितनी जल्दी हो सके द्वीप पर जल्दी से जल्दी जाओगे, अन्यथा तुम तब तक जंग खा जाओगे जब तक कि तुम कोई अवशेष नहीं छोड़ोगे। याओ लाओ ने असहाय होकर कहने से पहले सोचा, जल्दी करो, समय कीमती है। जियाओ यान ने उत्साह से अपने हाथों को रगड़ा और याद दिलाया। याओ लाओ ने धीरे से स्वीकार किया। जियाओ यान के शरीर पर धीरे धीरे एक मोटी सफेद रंग की ज्वाला दिखाई दी और उसे ढक लिया। एक पल बाद इसने जियाओ यान के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। अरे चलो! झील के किनारे खड़े होकर जियाओ यान ने झील के पारदर्शी पानी को देखा, अपने दांत भींचे और आंखें बंद कर ली। छप छप की आवाज के साथ वो उसमें कूद गया। जियाओ यान का शरीर मछली की तरह था, जैसे वो पानी को चीरकर पारदर्शी झील में घुस गया हो। उसकी आंखें उसके शरीर की सतह पर मोटी सफेद लौ पर पड़ी और वो अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। उस समय हड्डी को ठंडा करने वाली लौ के अजीब तापमान के तहत आसपास का पानी उबलने लगा था। जैसे जैसे ये सफेद रंग के पानी के बुलबुले छोड़ता रहा, गहरे बैंगनी रंग के तरल के धागे धीरे धीरे दिखाई देने लगे, जिन्हें आंखों से देखना मुश्किल था। हालांकि जब गहरे बैंगनी रंग के तरल के ये तने मोटी सफेद लौ के संपर्क में आए, तो वे हड्डी को ठंडा करने वाली लौ द्वारा बेहद छोटे बर्फ के धागों में जम गए, जो धीरे धीरे झील के तल में डूब गए। अपने शरीर के चारों ओर बनने वाले छोटे बैंगनी रंग के बर्फ के धागों को देखते हुए जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये झील, जो बेहद शांत दिखाई दे रही थी, वास्तव में इतना घातक जहरीला तरल छिपा होगा। समय बर्बाद करना बंद करो। ये जहरीले तरल पदार्थ बेहद शक्तिशाली है। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला की सुरक्षा उन्हें आपके शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती है, लेकिन ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत अधिक कम कर देती है। जैसे ही जियाओ यान ने आश्चर्य से आह भरी, याओ लाओ की गंभीर आवाज उसके दिल में गूंज उठी। ठीक है। जियाओ यान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने अपने पैरों को हिलाया
और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। झील के बीच में छोटे से द्वीप को देखते हुए जियाओ यान ने एक हल्की सांस छोड़ी और अपने हाथों का इस्तेमाल तेजी से पैडल चलाने के लिए किया। जैसे ही वो धीरे धीरे द्वीप के पास पहुंचा, उसके शरीर से पानी की लहरें निकल गई। जब तक वे छोटे से द्वीप पर पहुंचने वाले थे, तब तक यात्रा पूरी तरह से शांत थी। जब जियाओ यान राहत की सांस लेने वाला था, तो उसके सामने शांत झील की सतह से अचानक पानी की बूंदें आसमान में छलकने लगी। अचानक हुई इस घटना ने जियाओ यान के दिल को अचानक जकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाया और ध्यान से उस जगह को देखा जहां पानी की बूंदें हिंसक रूप से बिखरी हुई थी, और एक पल बाद उसकी आंखें सिकुड़ गई। पानी की बूंदें उड़ गई और नीचे गिर गई। एक समय पर एक विशाल सांप, जिसका शरीर गहरे हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था और जिसका सिर त्रिकोणीय आकार का था, अचानक झील के तल से बाहर निकल आया, जिसके बाद उसने अपना विशाल क्रूर मुंह फैलाया और जियाओ यान को हिंसक रूप से काट लिया। उसकी समचतुर्भुज आकार की आंखें जंगली क्रूरता से भरी हुई थी। अरे, क्या ये छोटी सी झील बहुत असामान्य नहीं है? विशाल सांप के जंगली हमले ने जियाओ यान को गुस्से से डांटने पर मजबूर कर दिया। उसकी हथेली पानी की सतह पर जोर से पटकी। तुरंत पानी सभी दिशाओं में उछल गया। उससे बल उधार लेते हुए जियाओ यान का शरीर पूरी तरह से पानी से बाहर निकल गया। गिरते समय थोड़ा नीचे की ओर झुका और झील की सतह के समानांतर था, और उसकी नाक लगभग पानी को छू रही थी। हालांकि जियाओ यान के पैरों की नोक धीरे से लेकिन जल्दी से पानी की लहरों के समूह पर दब गई। तुरंत एक धमाका हुआ और उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह था, जो पानी की सतह के करीब रहते हुए आगे की ओर उछल रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। जियाओ यान का शरीर बवंडर की तरह छोटे से द्वीप की ओर तेजी से भागा। उसके पीछे विस्फोटित तरंगों की कुछ तीव्र आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें उस विशाल सांप के हमलों के कारण थी, जो उससे चूक गए थे। जियाओ यान अपने पीछे मौजूद अनियमित हवा के बल के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने इन हमलों से मिलने वाली ताकत का इस्तेमाल करके विशाल सांप के कई हमलों को बार बार चकमा दिया। आखिरकार जब वो छोटे से द्वीप से लगभग 10 मीटर दूर था, तो उसकी आंखों के कोने ने पीछे देखा और पाया कि विशाल सांप फिर से अपना बड़ा जंगली मुंह खोल रहा था और पानी को चीरता हुआ उसका पीछा कर रहा था। जियाओ यान ठहाके लगाकर हंसा। उसकी उंगली ने स्टोरेज रिंग पर टैप किया और लकड़ी का एक टुकड़ा पानी की सतह पर गिर गया। जिस समय ये झील के पानी में मौजूद जहरीले तरल से जंग लगने वाला था, जियाओ यान के पैरों की नोक ने धीरे से उस पर दबाव डाला। उसका शरीर थोड़ा डूब गया और एक बार फिर आगे की ओर उछला। एक पल बाद वो आखिरकार छोटे से द्वीप की सीमा में प्रवेश कर गया। जियाओ यान ने अपने शरीर को हवा में उछाला, अपने पैरों को नीचे झुकाया और अपनी हथेली को धीरे से जमीन पर दबाया, जिससे वो स्थिर रूप से उतरा। छोटे से द्वीप पर अपने पैरों को रखते हुए जियाओ यान ने एक नजर डालने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसने महसूस किया कि जब विशाल जंगली सांप छोटे से द्वीप से 10 मीटर के भीतर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, तो वो डर गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने बस अपनी सांप की पूंछ को हिलाया और छोटे से द्वीप के बाहर आगे पीछे चला गया। अपनी लाल सांप की जीभ को बाहर निकालकर और लंबे समय तक जियाओ यान को घूरने के बाद वो आखिरकार असहाय होकर झील के तल पर वापस लौट आया। झील को धीरे धीरे शांत होते देखकर जियाओ यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर द्वीप को देखा। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था। एक रसीला बांस का जंगल और उसके चारों ओर कुछ पौधे उग रहे थे, जो इसे जीवन से भरपूर एक बेहद खूबसूरत रूप दे रहे थे। स्वर्गीय ज्वाला की खुशबू। जियाओ यान ने सांस ली। इतनी नजदीकी में होने के कारण जियाओ यान भी द्वीप पर छिपी स्वर्गीय ज्वाला की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम लग रहा था।
उसकी काली आंखों में एक गर्म ज्वाला चमक रही थी और उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। जियाओ यान ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, उसे स्वर्गीय ज्वाला को पकड़ना ही होगा। उसने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था। उसके शरीर पर मोटी सफेद रंग की ज्वाला धीरे धीरे बुझ रही थी। याओ लाओ की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, सावधान रहो। रानी मेडुसा भी द्वीप पर है। हालांकि उसे आपको नोटिस करने की मानसिक स्थिति में नहीं होना चाहिए। मैं आपकी क्यूई को पूरी तरह से छिपाने में आपकी मदद करूंगा। बाद में बस स्थिति के अनुसार कार्य करें। हां, जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गई। झील के किनारे काफी देर तक खड़े रहने के बाद उसने अपने हल्के कदमों को खोला और धीरे धीरे बांस के जंगल में प्रवेश किया। बांस के जंगल में एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए जियाओ यान का वातावरण शांत था। घास और पत्तियों पर जियाओ यान के कदमों की बेहद धीमी आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। इस समय याओ लाओ ने रास्ता दिखाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन जियाओ यान अभी भी अजीब स्वर्गीय ज्वाला क्यूई का उपयोग करने में सक्षम था, जो हवा के माध्यम से सही रास्ता खोजने के लिए धीरे धीरे प्रसारित हो रही थी। सामान्य गति से कदमों के साथ जियाओ यान कुछ छोटे रास्तों के अंत से गुजरा। उसकी दृष्टि भी धीरे धीरे अधिक खुली और स्पष्ट होती जा रही थी। जिस क्षण वह एक छोटे से रास्ते से गुजरा, जियाओ यान का शरीर अचानक नीचे झुका और जल्दी से कुछ झाड़ियों में छिप गया। उसकी नजर पत्तियों की आड़ से गुजरी और छोटे से द्वीप के बीच में खुली जगह पर पड़ी। ये जगह एक गोल खुला क्षेत्र था। उसके आसपास के सभी बांस और झाड़ियां पूरी तरह से हटा दी गई थी, जबकि उसके भीतर बहुत छोटे चिकने कंकड़ बिखरे हुए थे। इन कंकड़ों को दबाकर क्रिस्टल साफ तरल पानी से भरा एक छोटा तालाब बनाया गया था। तरल पानी की सतह पर एक सफेद कोहरा छाया हुआ था। काफी दूर से भी जियाओ यान अभी भी उसके बेहद ठंडे तापमान को महसूस कर पा रहा था। आइसी स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन। जियाओ यान की आंखें क्रिस्टल साफ तरल को ध्यान से देख रही थी। काफी देर बाद उसने गहरी ठंडी हवा की एक लंबी सांस ली। उस समय उसने गुते से इस आइसी स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन की एक छोटी बोतल बदलने के लिए बहुत मेहनत की। फिर भी यहां एक छोटा तालाब इससे भर गया था। टीएसके। ये धन इतना बड़ा था। ये थोड़ा डरावना था। जियाओ यान के दिल में सदमे धीरे धीरे शांत हो गया। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी नजर हटाई और आखिरकार तालाब के बीच में स्थित एक अजीब क्रिस्टल का उपयोग करके उकेरे गए कमल के आसन पर रुक गया। इस समय कमल के आसन पर हरे रंग की लपटों का एक समूह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। जैसे ही उसने हरे रंग की लपटों के समूह को देखा, जियाओ यान की आंखें अचानक एक पिन्होल के आकार की हो गई। जियाओ यान के दिल से अचानक एक उन्मत्त इच्छा फूट पड़ी और उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर खुलकर उभर आई। हरे रंग की लपटों के इस समूह में एक आध्यात्मिकता थी। जैसे जैसे ये ऐंठती, ये कभी कभी कमल के आकार में या एक छोटे से संकीर्ण हरे रंग की लपटों वाले सांप में एकत्रित हो जाती, जो कमल के आसन के भीतर तैरती और चक्कर लगाती रहती। इसका विनम्र व्यवहार बेहद प्यारा था। जियाओ यान ने बिना पलक झपकाए बार बार आकार बदलती हरी रंग की लपटों को देखा। जियाओ यान के जंगल में छिपने के दौरान उसके मुंह का कोना हिलता रहा। अपनी उत्तेजना में जियाओ यान के हाथ खुद को जमीन में धकेल रहे थे। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया है। जियाओ यान ने अपने होठों को एक साथ दबाया और हरे रंग की लपटों के उस समूह को गौर से देखा। उसने कभी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम नहीं देखा था, लेकिन उसने ग्रीन लोटस पर प्रशिक्षण लिया था। इस प्रकार वो हरे रंग की लौ के समूह से एक परिचित भावना को महसूस करने में सक्षम था, जो कि ग्रीन लोटस के समान ही थी। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह पहली बार था जब जियाओ यान ने इतने करीब से स्वर्गीय लौ देखी। बेशक इसमें याओ लाओ की
स्वर्गीय लॉ शामिल नहीं थी। हालांकि याओ लाओ की आत्मा द्वारा नियंत्रित हड्डी को ठंडा करने वाली लॉ के लिए जियाओ यान को स्वर्गीय लॉ के आतंक और जंगलीपन को महसूस करने की अनुमति देना असंभव था। क्रिस्टल कमल मंच स्पष्ट रूप से एक साधारण चीज नहीं थी। हर बार जब हरे रंग की लौ कमल की सीट की सीमा से बाहर निकलने वाली होती, तो एक गोल पीला सफेद रंग की चमक अचानक दिखाई देती, जिसके बाद ये स्वर्गीय लौ को वापस फेंक देती। जियाओ यान की नजर ने तालाब को बारीकी से देखा और पाया कि हर बार जब स्वर्गीय लौ और चमक एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो तालाब में बर्फीले आत्मा के ठंडे फव्वारेज की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, जिसे पहचाना नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से क्रिस्टल कमल सीट ने हरे रंग की लौ को अपने भीतर फंसाने के लिए बर्फीले आत्मा के ठंडे फव्वारे की शक्ति उधार ली थी। छोटे से तालाब पर अपनी नजर घुमाने के बाद जियाओ यान ने बाई ओर देखा। एक चेहरा जो मोहक होने की हद तक सुंदर था, उसकी आंखों में अंकित हो गया था। जियाओ यान की मूल रूप से कमजोर सांस एक बार फिर से दब गई थी। उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। इस बेहद मजबूत डू हुआंग स्तर के व्यक्ति का सामना करते हुए जियाओ यान को लगा जैसे उसके दिल पर एक बहुत बड़ी चट्टान दबा दी गई हो और उसे दबा रही हो। वर्तमान रानी मेडुसा और शहर के बाहर पहले दिखाई देने वाली ऊर्जा शरीर के बीच जरा भी अंतर नहीं था। एक शानदार और महंगा बैंगनी रंग का भव्य गाउन उसके सुंदर और प्यारे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसका विशाल और हॉट उत्तम शरीर एक आकर्षक प्रलोभन जारी करता था। उसके पास लंबी और संकीर्ण हल्के बैंगनी रंग की पुतलियां थी। जब उसकी मोहक निगाहें घूमती थी, तो ऐसा नशा फैल जाता था कि लगभग हर आदमी की नजरें उसकी ओर खिंच जाती थी। बैंगनी रंग के भव्य गाउन के नीचे एक बैंगनी रंग की सांप की पूंछ दिखाई देती थी। ये आलसी ढंग से इधर उधर हिलती थी, एक जंगली और अजीबोगरीब सुंदरता जारी करती थी। वर्तमान रानी मेडुसा की सुंदर आंखें तालाब के बीच में हरे रंग की लौ को ध्यान से देख रही थी। प्रकाश के प्रतिबिंब के नीचे एक लौ भी पीली बैंगनी आंखों में चमक रही थी। काफी देर तक चुपचाप इस हरे रंग की लौ को देखने के बाद रानी मेडुसा ने अचानक एक हल्की आह भरी। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। तुरंत उसने अपनी सांप की पूंछ को घुमाया और उसका गर्म प्यारा शरीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। ये समय है। धीरे से बुदबुदाने के बाद रानी मेडुसा के मोहक चेहरे पर एक दुर्लभ हिचकिचाहट चमक उठी। एक पल बाद हिचकिचाहट दृढ़ संकल्प में बदल गई। बैंगनी रंग के गाउन के नीचे से 2 बर्फ की सफेद कलाइयां दिखाई दी और उसके नाजुक हाथों ने धीरे धीरे उसके शरीर के सामने कुछ मुहरें बना दी। रानी मेडुसा के हाथ से बनी मुहर में बदलाव के बाद क्रिस्टल कमल का आसन अचानक तीव्रता से कांप उठा। इसके ऊपर के हल्के पर्दे धीरे धीरे गायब हो गए। प्रकाश के पर्दे गायब होने के बाद हरे रंग की लौ, जो अपनी संयमता खो चुकी थी, अचानक बाहर निकली और हवा के साथ बढ़ती गई। पलक झपकते ही ये तीव्र लपटों की धार में बदल गई। तीव्र लपटों के इस समूह के नीचे आइसी स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन एक ऐसी दर से वाष्पित होने लगा जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था। अपने आसपास के बांसों को अनदेखा करते हुए, जो इस हद तक जल रहे थे कि वे जल्दी ही मुरझाने वाले थे, रानी मेडुसा ने धीरे से अपने होठों को अपने दांतों से काटा। उसके हाथों ने धीरे से उसके गाउन के बटन खोले। तुरंत एक आदर्श महिला का शरीर, जो स्वर्ग की उत्कृष्ट कृति प्रतीत हो रहा था, बांस के जंगल के भीतर उजागर हो गया। ताजे हरे बांस के जंगल के भीतर एक जेड सफेद, परिपूर्ण, कामुक, हर तरफ से सुंदर शरीर एक ऐसा प्रलोभन जारी कर रहा था जो दूसरों के मुंह को सूखा सकता था। सुंदर रूप ने अनजाने में एक ऐसा जादू छोड़ दिया जो एक आकर्षक राक्षस की तरह था। उसकी लंबी सफेद गर्दन एक सुंदर कोण प्रकट करती है और जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, तो एक खड़ी, भरपूर छाती
जो पूरी तरह से गोल, कोमल और प्यारी दिखाई देती है। शायद ये उच्च तापमान के कारण था, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर एक क्रिस्टल पानी की बूंद दिखाई दी और नीचे लुढ़कने लगी। ये कलात्मक रूप से उसकी भरी हुई गोल छाती पर खींची गई और अंत में नीचे टपकते हुए कुछ हद तक अश्लील कोण बना। उसकी पतली कमर पूरी तरह से गले लगाने के लिए बहुत छोटी लग रही थी। हालांकि उसके छोटे आकार से एक लचीला एहसास रिस रहा था। सपाट और नाजुक निचले पेट में थोड़ा सा भी अतिरिक्त मांस नहीं था। एक नजर में ये लोगों को अपने हाथों को उसके चारों ओर घुमाने के लिए प्रेरित करता था। पतली कमर के नीचे बैंगनी रंग की सांप की पूंछ थी, जो जंगलीपन से भरी हुई थी। सांप की पूंछ थोड़ी हिल रही थी, निस्संदेह एक अनोखी सुंदरता को उजागर कर रही थी। छोटे से बांस के जंगल में यह सुंदर शरीर, जिसे देखकर कई पुरुषों ने लार टपकाई थी, इस तरह से नग्न अवस्था में था कि कोई भी इसे खा सकता था। झाड़ियों के बीच जियाओ यान ने नग्न सुंदर शरीर को देखा, जिस पर कई पुरुष पागल हो जाते हैं। एक पल में, जब वो सावधान नहीं था, एक नापाक ज्वाला अचानक उसके पेट के निचले हिस्से से उठी, जिसने उसके चेहरे को चमकदार लाल कर दिया। बहुत देर बाद उसने अपनी मुट्ठी बंद की, अपनी डू क्यू को घुमाया और अपने शरीर के भीतर नापाक ज्वाला को दबा दिया। ये महिला, क्या ये बहुत डरावनी नहीं है? जियाओ यान ने एक बार फिर अपना सिर उठाया। हालांकि उसने केवल उड़ती और जलती हुई स्वर्गीय ज्वाला को घूरने की हिम्मत की और मोह से भरे उस मनमोहक सुंदर शरीर को देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो खुद को उजागर कर सकता है। रानी मेडुसा में जन्मजात मोहक क्षमता है। इस तरह की मोहक क्षमता को पुरुषों के लिए सबसे शक्तिशाली कामोद्दीपक माना जा सकता है। बेशक उसकी वर्तमान शक्ति के साथ वो मोहक क्षमता पहले से ही उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। तो लेकिन जब वो नग्न होती है तो उस तरह का मोह भी जारी हो जाता है। थोड़ा सावधान रहो बेटा, वासना के ऊपर एक चाकू है। याओ लाओ ने अपने शब्दों में गहरे अर्थ के साथ कहा। टीएल, वासना के ऊपर एक चाकू, जिसका अर्थ है कि वासनापूर्ण गतिविधियां भयानक परिणामों को जन्म दे सकती है। याओ लाओ के अचानक शब्दों को सुनकर जियाओ यान केवल मुस्कुराया और शर्मिंदगी में अपना सिर हिलाया। शिक्षक, हम कब कार्रवाई करेंगे? आसपास के तापमान ने जियाओ यान को अपने पसीने को पोंछने के लिए मजबूर कर दिया और उसने अपने दिल में पूछा, थोड़ा और इंतजार करो। हालांकि उसने अपना सारा ध्यान अब स्वर्गीय ज्वाला पर लगा दिया है, लेकिन अगर उसे तुम्हारी मौजूदगी का पता चल गया तो वो निश्चित रूप से सबसे पहले तुम्हारे जैसे छोटे झींगे को खत्म कर देगी। मैं तुम्हें भागने में मदद कर सकती हूं, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला, तो हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। ये सुनकर जियाओ यान ने अपना मुंह खोला और फिर से चुप होने से पहले अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी निगाहें पूरी तरह से थोड़ी दूर खाली जगह पर केंद्रित थी। बैंगनी रंग के गाउन को जमीन पर खिसकने देते हुए रानी मेडुसा ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली हो गई थी, क्योंकि वे हरे रंग की ज्वाला के समूह को घूर रही थी। अपने लाल होठों को काटते हुए उसने बुदबुदाया, अगर मैं प्रशिक्षण के लिए सामान्य चरण दर चरण विधि का पालन करूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं डू जोंग की ओर जाने वाले दरवाजे को कब छू पाऊंगी। मेरे लिए जल्दी से डू जोंग क्षेत्र में पदोन्नत होने का यही एकमात्र रास्ता है। उसके नाजुक और संकीर्ण हाथ धीरे से उसके कंधों पर टिके हुए थे। उसने अपनी कमर को हवा में स्वर्गीय ज्वाला की ओर थोड़ा झुकाया। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और शहर की दीवार पर हो रही तीव्र तरंगों को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसकी नाजुक उंगलियों ने उसके माथे पर काले बालों को एक तरफ खींचा और विनम्रता से कहा, अगर मैं सफलतापूर्वक विकसित हो गई तो आज यहां सभी इंसान हमेशा के लिए रेगिस्तान में रहेंगे। ये बर्फीले शब्द कहने के बाद रानी मेडुसा ने
अपने काले बालों को बांधने वाले रिबन को बेतरतीब ढंग से नीचे खींच लिया। तुरंत उसके जेड काले कोमल बाल नीचे की ओर गिरे और उसकी विलो कमर पर इकट्ठे हो गए। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बाल लापरवाही से हिल गए। इस यादृच्छिक क्रिया ने रानी मेडुसा की मनमोहक सुंदरता को और बढ़ा दिया। रानी मेडुसा ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और अपनी सुंदर आंखें बंद कर ली। उसके हाथ बार बार अजीब मुहरों के बीच बदलते रहे। मुहरों में बदलाव के बाद बांस के जंगल में ऊर्जा की लहरें अचानक बहुत अधिक तीव्र हो गई। झाड़ियों के भीतर छिपे हुए जियो यान ने इस बदलाव को पहचान लिया और तुरंत चौंक गया। उसका शरीर थोड़ा सा झुका हुआ था तथा वह किसी भी समय उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार था। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? बांस के जंगल के भीतर की लहरें लगातार तीव्र होती गई। अंत में इसने वास्तव में आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में एक विशाल ऊर्जा भंवर का निर्माण किया। इस परिवर्तन को देखकर जियाओ यान ने अपने दिल में विस्मय के साथ कहा, मैं बहुत निश्चित नहीं हूं। रानी मेडुसा का विकास अत्यंत रहस्यमय है। मैंने इसके बारे में केवल सुना है, मैंने इसे कभी नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि विकास का मार्ग बहुत सटीक नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही वो सफल हो जाए, वो किस रूप में विकसित होगी कोई नहीं जान पाएगा। ये बात यादृच्छिक प्रतीत होती है। याओ लाओ ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे यकीन है, ये निश्चित रूप से सांपों से संबंधित होगी। याओ लाओ की कुछ हद तक गड़बड़ व्याख्या सुनकर अवाक जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। विस्तार से पूछताछ करने का इरादा छोड़ने के बाद उसने रानी मेडुसा पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक समृद्ध चमक से आच्छादित थी। चमक फैलती और सिकुड़ती रही। एक क्षण बाद एक दहाड़ निकली जो कुछ हद तक शेर और कुछ हद तक बाघ की तरह थी। इस दहाड़ के निकलने के कुछ ही समय बाद आंखों को चीर देने वाली चमक अचानक बढ़ गई। आंखों को चीर देने वाली इस तेज रोशनी की किरण के नीचे जियाओ यान ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण बाद उसने एक बार फिर आंखें खोली, लेकिन उसका चेहरा सदमे से भर गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि छोटे से द्वीप के ऊपर हवा में 100 फीट से ज्यादा लंबा एक विशाल बैंगनी रंग का सांप लटका हुआ था। विशाल बैंगनी रंग के सांप का शरीर लंबा और मजबूत था। इसमें एक हल्का सा सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण एहसास भी था। हल्के बैंगनी रंग की पुतलियां झील में मिले विशाल सांप की दुष्ट पुतलियों से अलग थी। इसके बजाय ये शांति और उदासीनता का एहसास कराती थी। विशाल बैंगनी रंग के सांप ने धीरे धीरे अपने शरीर को हवा में घुमाया। उसका विशाल सिर अस्त व्यस्त शहर की दीवार की ओर थोड़ा मुड़ा हुआ था। इस पल उसकी हल्के बैंगनी रंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। शहर की दीवार के किनारे काले वस्त्र पहने व्यक्ति को हवा में लटका दिया गया था। उसने उदासीनता से अपने सामने खड़ी हुआ शे एर को देखा, जो बहुत ही भयानक स्थिति में थी। एक पल बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ और अचानक उसने अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें शहर के दूसरे कोने पर टिकी हुई थी, जहां आसमान बैंगनी रोशनी से भरा हुआ था। काले वस्त्र के नीचे की आंखें सिकुड़ गई और उसने धीरे से कहा, क्या विकास शुरू होने वाला है? तुम लानत है इंसानों की। एक बार जब महारानी विकास करने में सफल हो जाती है तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा, हुआ शे एर ने ठंडे स्वर में कहा और अपने मुंह के कोने पर खून के निशान को पोंछा। अगर विकास विफल हो जाता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। वो स्वाभाविक रूप से इस दुनिया से गायब हो जाएगी। हुआ शे एर की धमकी ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को कोई गुस्सा महसूस नहीं कराया। ऐसा लग रहा था कि वो स्वाभाविक रूप से ऐसे उदासीन चरित्र के साथ पैदा हुई थी। शायद ही कोई ऐसी चीज थी जो उसे किसी भी तरह से घबराहट दिखाने के लिए प्रेरित कर सके। इस तरह का व्यक्ति आकाश में सफेद बादलों की तरह था। हालांकि वो आलसी
और उदासीन लग रही थी, लेकिन उसके पास वो शांति और दूरदर्शिता थी जो सब कुछ देख सकती थी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के विकास के कोई नियम या तरीके नहीं हैं, भले ही वो आखिरकार सफल हो जाए। कोई नहीं जानता कि वो किस तरह के रूप में विकसित होगी। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा, महारानी निश्चित रूप से सफल होंगी। हुआ शे एर की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि वो एक कठोर बाहरी व्यक्ति के साथ गुस्से में रोई, लेकिन उस दीवार के पीछे एक चिंतित दिल छिपा था। उसके पैर शहर की दीवार पर पड़ गए और उसकी डूबी हुई बेतहाशा बहने लगी, क्योंकि वो काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर दौड़ी। वास्तव में मैं भी रानी मेडुसा के विकास के अंतिम परिणामों को देखने में दिलचस्पी रखता हूं। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने उदासीनता से हुआ शे एर को देखा जो गुस्से में दौड़ रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई, अपना सिर हिलाया और अपने हाथ हिलाए। 100 फीट से ज्यादा लंबे हरे रंग के 10 से ज्यादा विशाल ब्लेड ने तैरती हुई हुआ शे एर को निशाना बनाया और उसे काट दिया। ये रानी मेडुसा का असली शरीर है। जियाओ यान बिना किसी कारण के चिल्लाया, क्योंकि वो विस्मय से आकाश में विशाल बैंगनी सांप को देख रहा था। सांपलोग जाति और मनुष्य अलग अलग हैं। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनके शरीर में सांप के आकार के जादुई जानवर की आत्मा को डालने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और उनकी ताकत बढ़ती है, सांप के आकार के जादुई जानवर की ये आत्मा धीरे धीरे उनके साथ विलीन हो जाएगी और अंततः एक इकाई बन जाएगी। सांप के आकार की आत्मा के साथ विलीन होने के बाद जब वे किसी मजबूत दुश्मन से मिलेंगे तो वे इस तरह के एक मूल रूप को सामने ला पाएंगे। जब ऐसा होता है तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। ये सांपलोगों का अंतिम कार्ड भी है। याओ लाओ ने जियाओ यान के दिल में समझाया। ओ, जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और फिर उसे ऊपर उठाया। उसके हाथ ने उसकी ठुड्डी को सहलाया और बुदबुदाया। वो क्या करना चाहती है? वो स्वर्गीय ज्वाला को तो निगलेगी नहीं, है ना? अगर वो उसे निगल गई तो मैं क्या करूंगा? ये जियाओ यान का सवाल सुनकर याओ लाओ थोड़ा सुस्त हो गया। तुरंत उसने असहाय होकर कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। दरअसल मुझे नहीं लगता कि वो सफलतापूर्वक विकसित हो सकती है। स्वर्गीय ज्वाला की विनाशकारी शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जा सके। हालांकि वो एक डू हुआंग है, फिर भी उसके लिए स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। जियाओ यान ने एक हल्की सांस छोड़ी। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर हम अभी भागते हैं तो हम जंगली ग्रीन लोटस कोर फ्लेम द्वारा भस्म हो सकते हैं। जियाओ यान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जैसा कि बताया गया था, उसने अपनी सतर्कता को काफी बढ़ा दिया। उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए आसमान में विशाल बैंगनी सांप को ध्यान से घूर रही थी। विशाल शरीर हवा में ही रुका हुआ था। उसके बैंगनी शरीर से एक समृद्ध बैंगनी रंग की चमक उभरी और आखिरकार उसने पूरे मंदिर को अपने भीतर समाहित कर लिया। वो एक ऊर्जा जादू कर रही है। मुझे लगता है कि वो गूहे और अन्य लोगों द्वारा परेशान किए जाने से डरती है। ऐसा लगता है कि इस तरह के विकास के लिए एक शांत वातावरण होना चाहिए। वो आज संयोग से इन लोगों के समूह से मिलने के लिए बदकिस्मत है। याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, हां, लेकिन अगर वे परेशानी खड़ी करने में मदद नहीं करते तो हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी निगाहें हवा में हो रही घटनाओं पर केंद्रित रहीं। एक पल बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक सख्त हो गई और उसने गंभीरता से कहा, वो शुरू होने वाली है। जैसे ही जियाओ यान के शब्द निकले, विशाल बैंगनी सांप ने आसमान में कुछ बार चक्कर लगाया और फिर अचानक एक स्पष्ट कोमल चीख निकाली, जिसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ती हुई हरे रंग की लौ के समूह की ओर बढ़ गया। ये पागल औरत, वो वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला का सामना करने की हिम्मत करती है। बैंगनी सांप की हरकत देखकर
जियाओ यान ने एक ठंडी सांस ली और उसका शरीर जल्दी से पीछे हट गया। जियाओ यान की केंद्रित निगाह के नीचे विशाल बैंगनी सांप तुरंत नीचे की ओर बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के हरे रंग की लौ में घुस गया। जिस क्षण बैंगनी सांप स्वर्गीय ज्वाला में प्रवेश किया, रानी मेडुसा ने जोरदार चीखें निकाली, जिससे लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो जाती।